गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ का, लॉ एंड सोशल जस्टिस। ओके, इस चैप्टर में बेसिकली हम लॉ के बारे में जानेंगे और स्पेसिफिकली हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जैसे लाइक कोई फैक्ट्री सेटअप करता है तो उसके हिसाब से क्या लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। सोशली जो लेबरर्स काम करते हैं जो कि बिना किसी हार्नेस के काम करते हैं या बिना किसी सेफ्टी के काम करते हैं। ओके, हम यहाँ पे बोल रहे हैं हार्नेस का मतलब सेफ्टी, कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस के बिना जो काम करते हैं उनके लिए क्या लॉ एंड ऑर्डर है, मीन्स क्यों इनके चैप्टर में क्या मतलब इन लॉज बने भी हैं कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लेबरर्स होते हैं बहुत सारी जगह आपने सुना होगा कंस्ट्रक्शन साइट में ड्यूरिंग द वर्क वो लोग मर जाते हैं। सो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाया है, फैक्ट्री सेटअप करने की क्या लॉ है, कितना मिनिमम जैसे लगे जो लेबरर्स काम करते हैं तो कितनी कम से कम मजदूरी कितनी तो आपको देनी ही पड़ेगी। इस तरीके से जो चाइल्ड जो है रहते हैं चाइल्ड लेबर उसकी मनाही है तो कितनी जगह वो इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती, किसी चाइल्ड को कितनी एज तक आप ऐसे आप मजदूर के तौर पे काम नहीं करा सकते हैं। ट्रेड यूनियंस का क्या वो रहता है कि क्या गाइडलाइन उनको फॉलो करनी पड़ती है। ओके, इसके अलावा एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन, जब भी कोई फैक्ट्री सेटअप होती है तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उस फैक्ट्री को क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है जब जाके उसको फैक्ट्री सेटअप करने की परमिशन मिले। ओके, अब जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो मिनिमम वेज एक्ट है जहाँ पे वर्कर्स या फिर अनस्किल्ड वर्कर्स या फिर सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड वर्कर्स यानी ऐसे वर्कर्स जिनके पास किसी भी टाइप की स्किल नहीं होती है, उनको कोई काम में स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो ऐसे लेबरर्स को हम अनस्किल्ड लेबरर्स बोलते हैं, या फिर जिन्हें थोड़ा बहुत काम आता है तो उन्हें हम सेमी स्किल्ड लेबर्स कहते हैं, जो कि आम तौर पे लेस एजुकेटेड होते हैं और ज़्यादा उनको पता नहीं है कि एक लेबर के हिसाब से उनके क्या राइट्स हैं। इस वजह से इनको कई बार जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है इनको बहुत ही कम वेजेस है ना, डेली वेजेस तो तिहाड़ी होती है, रोज़ के तौर पे तिहाड़ी इनको मिलती है, मजदूरी तिहाड़ी वो उनको बहुत कम मिलती है और कभी कभी तो उनको पेमेंट भी डिनाई कर दिया जाता है कि आपने अच्छे से काम नहीं करा, आपने ये नुकसान कर दिया है। ओके, इस वजह तो इसकी इंश्योरिटी लाने के लिए कि लाइक क्या तो वर्कर्स जो है उनको कम पैसे ना मिले, उनसे काम तो भरपूर करा लेता है पर उनको वेजेस कम ऐसा ना हो, तो इस वजह से मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 बनाया जिसमें कोई भी कंपनी हो वो किसी भी मजदूर की दिहाड़ी को रोक नहीं सकती है, उसको सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज में उसको पे करना रहता है, हर 10 दिन या 15 दिन का क्राइटेरिया रहता है। इसके अलावा एक रेट डिसाइड किया हुआ कि इससे कम आप पे नहीं कर सकते, इतना तो आपको पे करना ही होगा। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वर्कर्स शुड बी पेड a fair wage commensurate with their skills. The minimum wage rate is fixed by the government, is revised every few years as the cost of living increases. और इस वेज एक्ट के तहत सारे जो ओनर्स होते हैं, प्राइवेट ओनर्स हो या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो, उनको जो ये मजदूर या लेबरर्स को ये लोग हायर करते हैं तो इनको इतना तो मिनिमम वेज तो इनको देना ही पड़ेगी जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है कि हर कुछ सालों में जो है इनके रेट्स को बढ़ाती रहती है, बिकॉज महंगाई बढ़ती है, इस वजह से इनके रेट्स या इनके जो डेली लेबर कॉस्ट है उसको भी बढ़ाया जाता है। ओके, हाउएवर अलॉन्ग विथ फ्रेमिंग सच लॉस इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू इंश्योर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, है ना। सिर्फ लॉ बना देना ही गवर्नमेंट का काम नहीं होता, उसको प्रॉपर्ली वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, ताकि जो सोशल और इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, ये ज़्यादा सफ़र ना कर पाए। ये जो लॉ होते हैं ये एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, ओके, या फिर प्राइवेट कंपनीज हो, तो वहाँ पे सिटीजन जो है हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, इस उद्देश्य से ये लॉ एंड ऑर्डर बनाए। अगर ऐसा लगता है गवर्नमेंट को किसी भी प्राइवेट कंपनी ने किसी भी लेबरर को कम वेजेस दिए हैं और किसी लेबर ने कंप्लेंट कर दी है तो उसके खिलाफ भी कॉन्स्टिट्यूशन में सज़ा है कि अगर आपने किसी लेबर का हक छीना उसे पेमेंट नहीं कराया, उसे जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उसके हिसाब से पेमेंट नहीं करा तो उसके हिसाब से उसको फाइन और जो पनिशमेंट होती है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब है। ओके, नाउ हाउ डज द वेरिएशन और इन इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ इम्पैक्ट्स द सिटीजन्स। ओके, जैसे ही कोई लॉ इन्फोर्स किया जाता है तो उस पर सिटीजन्स का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। ओके,
सबसे जो ख़ास बात है हमारे यहाँ जो है कि हमारे यहाँ कोई भी लेबर वर्क हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन साइट में काम करे, चाहे वो फैक्ट्रीज में काम करे, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे यहाँ के फैक्ट्रीज़ के, वो कोई ख़ास नहीं है। जो इंडियन ओनर्स होते हैं, जिनको फैक्ट्रीज होती है, वो एम्प्लॉयर्स की सेफ्टी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हर और जो लेबरर्स होते हैं वो भी डिमांड नहीं करते। रीज़न ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट है ना, कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कि अगर आप नहीं काम करोगे तो कोई और वहाँ पे काम करने को रेडी रहते हैं। इस वजह से कोई भी लेबर जो है अपनी सेफ्टी के लिए आवाज़ नहीं उठा पाता है। इनफैक्ट कभी कभी जो लेबर्स होते हैं अपनी जान में जोखिम डालकर भी काम करते हैं, जस्ट बिकॉज उनको अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी है, और अगर वो नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा। इस वजह से न्यूमरस एक्सीडेंट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स में। तो आए दिन ऐसे एक्सीडेंट्स के बारे में सुना जाता है। माइंस में आपने सुना जाता है कि माइंस में जो है मजदूर, जो माइन में कोई ज़मीन जो है धंस गई है, तो वहाँ पे बहुत सारे मजदूर अटक जाते हैं। इस सब की जो चीज़ें हैं वो हमें सुनने को न्यूज़ में मिल जाती है। और ये कहीं ना कहीं जो कंपनी ओनर्स होते हैं, उस माइन ओनर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन बिल के जो ओनर्स होते हैं, वो इस बात पर ध्यान नहीं देते। ओके, इसके अलावा कुछ बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज़ यानी कि हमारे इंडिया की कंपनी, बाहर की कंपनी जो कि इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करना चाहती है। रीज़न वही है, यहाँ पे ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है, तो वो कॉस्टिंग बच जाती है। इनफैक्ट इसके साथ साथ जो लेबर कॉस्ट है वो भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़ में आप ध्यान देंगे तो वहाँ पर जो कोई भी आपको फैक्ट्री सेटअप करनी फॉरेन कंट्रीज़ में, तो बहुत सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है। लेबर्स का ध्यान रखना पड़ता है, उनको अलाउंस देना पड़ता है, मेडिकल अलाउंस इन केस अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे नॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा जो है वहाँ पर वेजेस भी ज़्यादा है, फिक्स्ड है। अगर कोई मजदूर, जैसे लाइक इंडिया में किसी मजदूर से आप ओवर टाइम भी करा सकते हो, उसको आप ओवर टाइम के पैसे नहीं देते, पर लेकिन वहाँ पे अगर आप कोई जो लेबर है वो अगर 5 मिनट भी ज़्यादा वर्क कर रहे हो, उसको 5 मिनट ज़्यादा वर्क करने के भी एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिलता है। सो जो है बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी जो है इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करना चाहती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा है, ना ज़्यादा सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान दिया जाता है। इस वजह से बहुत सारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्टेड है। यूएसए जैसी कंट्री है जहाँ पर वेजेस भी बहुत ज़्यादा हाई है, और जो कंपनी का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी इंस्टॉलेशन, फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको इंस्टॉल करनी पड़ती है एज अ रिज़ल्ट। और उसके साथ साथ वहाँ पे एनवायरमेंटल एक्ट भी बहुत सख्त हैं। जैसे यहाँ पे तो क्या होता है कि फैक्ट्री से जितना ही वेस्ट निकलता है वो पानी में मिला दिया जाता है या एयर में मिल जाता है, बट लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा नॉर्म्स नहीं है। आपको सारे मेजर्स करने पड़ते हैं। लाइक फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है, उसमें सारे जो हार्मफुल स्मोक पार्टिकल्स वो है उनको अलग से डिस्पोज करना है। जो भी वेस्ट निकलता है, वाटर वेस्ट, उसको ट्रीट करके ही छोड़ना है। बट लेकिन इंडिया में इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया में चाहती हैं कि अपनी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो सेटअप करें। और इसी का जो है एक आप बोल सकते हैं डिसएडवांटेज इंडिया को हुआ जब भोपाल में एक गैस ट्रेजेडी हुई। ओके, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हुई थी, बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया था, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जो कि इंडिया में सेटअप की गई थी। ओके, ये वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड का सबसे भयानक आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर है, जो कि 1984 में हुआ था भोपाल में। ओके, और 3 दिसंबर 1984, जहाँ पे जो टॉक्सिक मिथाइल आइसोसाइनेट MIC जो गैस थी वो लीक हो गई थी, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली गैस है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये लीक हो गई थी। और जो कि फैक्ट्री थी वो थी UCIL, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जो कि उस सिटी में लोकेटेड थी, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी डॉव केमिकल्स नाम की, जिन्होंने उनके प्लांट में कुछ माल फंक्शंस में कुछ तकनीकी खराबी आई। एज ए रिजल्ट वहाँ पे ज़्यादा एडुकेट सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इंडिया में कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स के नॉर्म्स ना होने की वजह से उन्होंने इस वजह से यहाँ पे सेटअप की थी। तो कुछ ऐसे एडुकेट सेफ्टी मेजर्स ना होने की वजह से गैस जो है, जो टॉक्सिक गैस है, वो भोपाल में फैल गई। और देखते ही देखते जैसे ही जो भोपाल के जो सिटीजन जैसे ही वो सुबह उठे तो उनके जो एनवायरनमेंट में वो गैस बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी थी और बहुत से लोगों की जान भी गई। बहुत सारे पीपल्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स जो है उनकी वो मर गए थे बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिक गैसेस। बहुत सौ के लंग्स, ब्रेन, आई, मसल्स, अथड़ियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे इम्यून सिस्टम का कमज़ोर हो गया। इनफैक्ट आज भी ऐसे बहुत सारे
इंसिडेंट आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बच्चे जो है फिजिकली डिसेबल्ड जन्म ले रहे हैं जस्ट बिकॉज, जो कि ऐसे विक्टिम जो कि उस समय भोपाल में प्रेजेंट थे और वो विक्टिम थे, हालांकि उनकी जान तो बच गई पर लेकिन उस वजह से जो उनके बॉडी सिस्टम में जो कमी है उसकी वजह से जो उनके जो आने वाली जो पीढ़ी जो नए बच्चे जन्म ले रहे हैं, किसी की आँख की रोशनी ख़राब है तो किसी की आँखें की रोशनी नहीं है, कोई काम आँख से सुन पा रहा है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। ओके, जो टोटल डेथ एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड जो थी वो एस्टिमेट की गई थी 10,000 पीपल जो थे वो उनकी डेथ हुई थी, जिसमें 5 लाख पीपल जो थे उनको सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स हुई थी और फ्यूचर जनरेशन भी इस MIC गैस की वजह से आज तक मेडिकल कंडीशन भुगत रही है। ओके, अब मेन रीज़न जो हम देखें अगर जैसे कि क्यों भोपाल गैस ट्रेजेडी जो था वो इतना ज़्यादा डेवेस्टेड डिजास्टर्स क्यों था, सबसे बड़ी बात तो उसमें नेग्लिजेंस थी। मतलब किसी की जब भी प्लांट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो बहुत सारे नॉर्म्स डिसाइड किए जाते हैं, सेफ्टी मेजर्स, स्पेशली जब एक गैस या केमिकल फैक्ट्री इंस्टॉल की जाती है। नाउ वर्कर्स को वहाँ के वर्कर्स को स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी गई थी। ऐसा नॉर्म्स है कि कम से कम भी ऐसी जो घातक जगह जहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा है और अगर एक्सीडेंट हो गया तो बहुत लार्ज पैमाने पे हुआ तो वहाँ पर ऐसा रहता है कि फैक्ट्रीज़ में 6 से 7 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में प्रॉपर ड्रिल दी जाती है कि इन केस बाई चांस एक्सीडेंट होता है तो हमें क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी उस समय अवेलेबल थी फॉरेन कंट्रीज़ में, वहाँ के जो कंपनीज थी वहाँ पर तो इस सारे फैसिलिटीज़ इंस्टॉल थी, बट ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पर नहीं थी। क्या होता है कि बहुत सारे केमिकल ऑटोमेटेड अलार्म होते हैं जो कि जैसे ही कुछ भी एक्सीडेंट होता है या बाय मिस्टेक भी कोई हैज़ार्ड हो जाता है तो अलार्म बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं और सभी अवेयर हो जाते हैं, आसपास के जो प्रॉक्सिमिटी में जो रह रहे हैं वो अवेयर हो जाते हैं कि फैक्ट्री में कुछ दुर्घटना हो गई है। और कुछ ऐसे इंस्टॉलमेंट्स होते हैं जो कि मशीन से उस समय चल रही है वो टोटली रुक जाती है, बट लेकिन ऐसे कुछ भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं। जब जांच कमेटी बिठाई गई तो वहाँ पे ये पता चला कि जो ट्रेनिंग वर्कर्स थे वो 6 महीने के लिए आपने ट्रेनिंग के लिए बुलाया था, तो हालांकि जो थे 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं दी थी, केवल 15 से 20 दिन की ट्रेनिंग दी थी। जो नाइट शिफ्ट के वर्कर्स थे उनको हटा दिया गया था, जिसकी वजह से जो है UCIL जो नाइट शिफ्ट में भी कुछ वर्कर्स थे जो कि ध्यान रखते हैं फैक्ट्री का, वो वर्कर्स नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जो था UCIL जो थी उन्होंने कॉस्ट को बचाने के लिए, फैक्ट्री मजदूर पे कॉस्ट बचाने के लिए और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का जो खर्चा था उसको बचाने के लिए ये सब अनदेखी करी। एज ए रिज़ल्ट इतना बड़ा रिस्क हुआ और एज ए रिज़ल्ट जब एक्सीडेंट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने सफ़र किया। अब अगर ऐसी सेम कंपनी UCIL जो कंपनी थी वो डव केमिकल्स की, वो एक USA में भी इम्प्लांट, तो उसके बारे में जानते हैं। उसी दौरान कि जब भोपाल में थी वैसी एक कंपनी USA में भी इम्प्लांट थी, वर्जीनिया USA में, तो उसके बारे में जानते हैं कि वहाँ पे कुछ क्या सेफ्टी मेजर्स थे। भोपाल प्लांट में जो था वो सब मैनुअल गेजेस पे चलता था, यानी मैनुअली कोई जाके मैनुअली बंद करेगा गेज को तो ही वो गैस का रिसाव जो है वो बंद होगा। ऐसे ऑटोमेटिक मशीन से कंप्यूटर्स नहीं थे जो डिटेक्ट कर सकते थे कहीं किसी पार्ट से गैस लीक हो रही है। ये भोपाल के प्लांट की बात कर रहा हूँ। एजुकेशन ट्रेनिंग जो एम्प्लॉयज़ या स्टाफ थे उनके पास ऐसा एजुकेशन नहीं था कि इन केस अगर जो प्लांट में कुछ एक्सीडेंट होता है तो हम कैसे उसको टैकल करेंगे, और ना ही जो सिक्योरिटी थी या मेंटेनेंस था, जो प्लांट जिसको फैक्ट्रीज होते हैं उनको मेंटेनेंस करना पड़ता है हर एक महीने में, मशीन्स में मेंटेनेंस वर्क करना पड़ता है, कुछ ऐसा मेंटेनेंस नहीं था। इस वजह से भी मेंटेनेंस जब पुअर हुआ इस वजह से वो हादसा हुआ। वेयर जो वेस्ट वर्जीनिया का जो प्लांट था उसमें अगर आप बात करें तो सारे कंप्यूटराइज्ड वार्निंग थे, मॉनिटर सिस्टम थे जो कि ऑटोमेटिकली गैस लीक अगर होती है तो उसको डिटेक्ट करते थे। एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग दी गई थी प्रॉपरली और उनको वेल ट्रेनिंग दी गई थी, अगर कुछ ऐसा हादसा होता है तो कैसे उनको इमरजेंसी में कैसे काम करना है और कैसे सबको इवैक्यूएट करना है। तो आप ये देख सकते हो कंपैरिजन कि कितनी ज़्यादा कंप्रोमाइजेशन था UICL भोपाल प्लांट और वेस्ट वर्जीनिया जो USA में प्लांट है, दोनों एक ही कंपनी के प्लांट थे, पर लेकिन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो थे भोपाल के गैस प्लांट के वो बिल्कुल ना के बराबर थे, टोटल नेग्लिजेंस था। वैरस USA में प्रॉपर चीज़ें इम्प्लीमेंट की गई थी। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि भोपाल में जब कोई ऐसा हैज़ार्डस डिज़ास्टर हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत से लोगों ने भुगता। ओके, अब सबसे पहले
रीज़न जब सामने जब जांच कमेटी तो वहाँ पे ये पता चला कि यूएस जो थे वो खुद नहीं चाहती थी कि वो किसी तरह की सेफ्टी मेजर जो है भोपाल प्लांट में इंस्टॉल करे, ताकि वो जो उन ऑपरेशन कॉस्ट है, जो कॉस्टिंग होती है वो कम हो जाए। इसके साथ साथ गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया थी, उन्होंने भी वेरीफाई नहीं किया कि उन्होंने जो है सेफ्टी मेजर जो है वो इंस्टॉल करे हैं कि नहीं। तो कहीं ना कहीं ये दो खामियां थी, गवर्नमेंट की भी खामियां थी एज वेल एज फैक्ट्री ओनर की भी खामियां थी। ओके, इंडिया एक आज के अगर मॉडर्न ज़माने में हम देखें तो इंडिया एक ऐसी रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्री है जहाँ पे रोज़ कोई ना कोई नई कंपनियाँ इंडस्ट्री सेटअप हो रही है। बट लेकिन इंडस्ट्री सेटअप हो रही बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन ऐसे लॉ इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ऐसे लॉ को इन्फोर्स करना चाहिए जहाँ पर जो है इन वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए और आसपास के नेचर या सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए बाय इंस्टॉलिंग सेफ्टी मेजर्स, ताकि इन फ्यूचर भोपाल गैस स्ट्रेटेजी जैसा कोई भी डिज़ास्टर ना हो सके। ओके, जो नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या मेजर्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए कि ताकि एनवायरनमेंट जो है प्रोटेक्टेड रहे। जैसे जैसे एक डेवलपिंग नेशन है इंडिया, तो ट्रमेंडस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है जब एक कोई नई फैक्ट्री सेटअप होती है। पर लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लॉज भी बनाने चाहिए जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो, है ना। बहुत से एरियाज़ में क्या होता है, हमारे इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंटल लॉज नहीं बनाती। तो ऐसे इन्वायरमेंटल लॉज बनाने भी हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवाना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, ताकि जो है जो इन्वायरमेंट है वो लेस पोल्यूटिंग हो और आसपास का इन्वायरमेंट भी ठीक हो। अब जैसे ही भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क, जो लीगल फ्रेमवर्क हो, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहा। वहाँ जो हमारी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने चाहा कि भविष्य में ऐसा कोई डैमेज ना हो, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारा नॉर्म्स रखे। बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने गवर्नमेंट को अपील्स की, अपील की, इसके साथ साथ प्रोटेस्ट किया कि ऐसा फ्रेमवर्क या ऐसा कानून बनाया जाए जो कि ऐसे भोपाल गैस स्ट्रेटेजी जैसे इंसिडेंट वापस दोबारा इस देश में ना हो। इसीलिए फाइनली गवर्नमेंट ने 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया। ओके, जैसे आप नेम सजेस्ट करते हो कि एक इन्वायरमेंशन प्रोटेक्शन एक्ट, एक कानून बनाया। ओके, जिसमें उन्होंने ये चीज़ें नॉर्म्स रखी कि आप जो है जो भी जितना वेस्ट निकलता है उसको ट्रीट किया जाए। जितनी फैक्ट्रीज़ है जहाँ पे हैज़ार्डस चीज़ें होती हैं वहाँ पे सारे कंप्यूटराइज्ड सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, अलार्म्स होने चाहिए, और उसके साथ साथ वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए इन केस एनी हैज़ार्ड होता है तो उन्हें कैसे उस समय उस सिचुएशन में काम करना है। सो टाइम टू टाइम आने वाले समय में नए लॉज आते गए। ओके, उन एग्जिस्टिंग लॉ को रिवाइज किया गया ताकि जो है इन फ्यूचर जो है एनवायरनमेंट जो है वो ज़्यादा प्रदूषित ना हो। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हैज़ार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स जो है वो 1989 में आया, और साल 2000 में ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस रेगुलेशन कंट्रोल रूल्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर इस बात का वो दिया गया कि आप जो है स्मोक जो रिलीज़ करते हैं उसको ट्रीट करके रिलीज कीजिए ताकि एनवायरनमेंट में ज़्यादा स्मोक ना फैले, जिससे कि हमें ओजोन लेयर डिप्लीट ना हो। इसके अलावा जो भी आप वेस्ट हो, आपका वाटर निकलता है, उसको ट्रीट करके ही बाहर या नदियों में छोड़ा जाए, डायरेक्टली आप उसको नहीं छोड़ेंगे। ओके, इन 1991 केस इन्वॉल्विंग सुभाष कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द राइट टू लाइफ इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्लूड द राइट ऑफ पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर। ऐसा ये केस 1991 में भी हुआ था, जहाँ पर सुभाष कुमार ने एक अपील की थी अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ बिहार, और सुप्रीम कोर्ट ने उनमें अपील की थी। उन्होंने ये बोला था कि राइट टू लाइफ के तहत हमें फ्री पोल्यूशन फ्री वाटर मिलना चाहिए। उस समय बहुत सारी जो फैक्ट्रीज थी उनमें जो रिवर्स, वहाँ की जो बिहार की जो रिवर्स थी उनमें ये हार्मफुल केमिकल्स जो निकलते थे वो उसमें मिल जाते थे। इसके तहत उन्होंने अपील करी और गवर्नमेंट ने उस अपील को सुना भी, और वहाँ की जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनको निर्देश दिए कि आपको जो भी आपका जो वेस्ट आता है उसको ट्रीट करके ही आपको नदियों में छोड़ना है। ओके, ये कहीं ना कहीं ड्यूटी है गवर्नमेंट की एज वेल एज सिटीज़न की। अगर एज ए सिटीजन्स अगर हमें पता है कि वहाँ पे किसी फैक्ट्री में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड नहीं है तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट करें। उन अथॉरिटीज़ का काम ये होता है कि वंस अगर कंप्लेंट रजिस्टर होती है तो उसमें नेसेसरी एक्शन लिए जाए। आज के इस तारीख में हम ये सब जानते हैं कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है जो कि पॉल्यूशन को कम कर सकती हैं। तो
कॉन्स्टिट्यूशन भी को इंश्योर करना चाहिए कि एक हेल्दी और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है हर किसी का एक हक है राइट टू लाइफ के तहत, और ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है जो कि इफ़ेक्टिवली जो है द रेट ऑफ पॉपुलेशन को कम कर सकती है, ताकि जो लार्ज नंबर सिटीजन जो है क्लीन और एक सेफ एनवायरनमेंट उनको मिल सके। ओके, सो यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है कि आज के लिए इतना ही। थैंक यू।